हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सेशन सीरीज है ना, बियॉन्ड हेडलाइंस, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ हर रोज़ फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो आज मैं फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, गौर से ये टॉपिक सुनिएगा और हर एक टॉपिक के बाद मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सब टॉपिक मैं किस पर्सपेक्टिव से करता हूँ, सोचता हूँ आपके लिए जो ओपीएससी का जो इस बार प्रीलिम्स आ रहा है या बिहार पब्लिक सर्विस का जो प्रीलिम्स में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है आप वीडियो के एंड के बाद मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उसमें टेलीग्राम ग्रुप में हमारा ओपन है, जो उसमें ज्वाइन करके आप इसका आज का जो कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा दुर्गा पूजा का ऑफर चल रहा है जो अभी 2 दिन में क्लोज हो जाएगा, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये जो ऑफर का आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आप सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको प्रीलिम्स से लेके मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल गाइडेंस, सब कुछ रहेगा सीसेट क्लास के इंक्लूडिंग। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है बच्चों, देखो क्या है, माइक्रो आरएनए, सार करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, नेशन विथ मिनरल रिजर्व, निक्षय पोषण, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, या ये टॉपिक पे हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है माइक्रो आरएनए। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, आज कल से ही स्टार्ट हो गया हमारा नोबेल पीस जो प्राइज देने का जो क्राइटेरिया स्टार्ट हो गया है। तो कल नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, उनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन। ठीक है, तो ये सब नाम बहुत मुश्किल होता है याद करने का, हर साल ये नाम चेंज होता है। तो इसका मैं कल जब 4 दिन बाद जब सबका एक सारे फील्ड में जब नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मिल जाएगा, नोबेल प्राइज अवार्ड, उसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको लिए लाऊंगा जिससे आप ये सब कॉम्प्लिकेटेड नाम याद कर पाते। ठीक है, तो ये सब नाम आपका हर एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अभी जैसे इन्होंने नोबेल प्राइज किस में अनाउंस किया है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अनाउंस किया है, ऐसे केमिस्ट्री में अनाउंस होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका इकोनॉमिक्स में अनाउंस होगा, फिजिक्स में अनाउंस होगा। तो आज जो कल जो अनाउंस हुआ था वो था आपका मेडिसिन में। ठीक है, फिजियोलॉजी में। तो ये लोग एक डिस्कवर किए हैं माइक्रो आरएनए। ठीक है, माइक्रो आरएनए ये इनका डिस्कवरी है जिनके वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन। अब इसको समझते हैं क्या है माइक्रो आरएनए बहुत ब्रीफली। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, व्हाट इज माइक्रो आरएनए। तो जैसा हमारा सेंट्रल डोग्मा होता है, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा, इसमें क्या होता है बच्चों, डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो जो डीएनए जैसा हम जानते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और जो आरएनए में जो कन्वर्ट होता है दैट इज सिंगल हेलिक्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से जो प्रोटीन है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसके बाद प्रोटीन के बाद जो होता है, प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा सेल का, इसके बाद हमारा सेल, टिश्यू, ये सब ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो आने का क्या कंसेप्ट है बच्चों, देखो क्या होता है। अब जैसे प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया, फिर उससे सेल, टिश्यू, ऑर्गन बनता है। सारे ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। ठीक है, तो जो किस ऑर्गन को क्या फंक्शन करना है वो मैसेज डीएनए के अंदर एनकोडेड, उस जीन के अंदर एनकोडेड रहता है। बट वो जो ये डीएनए जैसे सेल ऑर्गन में हो गया, इस ऑर्गन में इस ऑर्गन को क्या फंक्शन करना है, जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे आपका पैंक्रियाज एक ऑर्गन है, उसको इंसुलिन सीक्रेट करना है, उसका जो काम है वो कौन संभालता है, वो माइक्रो आरएनए ही करता है। ठीक है, तो माइक्रो आरएनए क्या मेंटेन करके रहता है, जो हमारे ऑर्गन्स का जो स्पेसिफाइड फंक्शन है, वो जो मैसेज पहुंचाने का काम ये माइक्रो आरएनए करता है। इसलिए उन्होंने डिस्कवरी किया माइक्रो आरएनए पे और उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है बच्चों, माइक्रो आरएनए याद रखोगे, इट इज फंडामेंटल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन टू द ऑर्गन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। क्या और किस ऑर्गन को क्या फंक्शन करना है वो माइक्रो आरएनए उसमें डील करता है। जिस जीन में माइक्रो आरएनए अगर नहीं होगा
तो क्या होता है बच्चों, उसमें ऑर्गन अच्छे से जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करता है, तो उससे क्या होता है, डिजीज या डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज का माइक्रो आरएनए। कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देख रखा है, अच्छे से बना रखा है स्लाइड में, देखो यहाँ पे द माइक्रो आरएनए, दिस mRNA माइक्रो आरएनए ट्रांसलेटेड सो दैट द प्रोटीन्स आर मेड अकॉर्डिंग टू जेनेटिक। ठीक है, यहाँ पे तो मैसेंजर आरएनए पे है, माइक्रो आरएनए का इसके बाद में स्लाइड में, हाँ हाँ, तो ठीक है, इन विच फील्ड इज द नोबेल प्राइज नॉट अवॉर्डेड। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए पॉज करके। जो नोबेल पीस प्राइज है उनका 6 कैटेगरी है, उनमें से ये अवार्ड दिया जाता है, बट इनमें से मैंने एक जो रखा है जो कैटेगरी, उसको नोबेल प्राइज दिया नहीं जाता। ठीक है, तो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, सार करेंसी स्वैप फंड, इसको भी थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि क्या है ये। तो ये न्यूज़ में पहले क्यों हुआ, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया मालदीव गवर्नमेंट को कुछ $750 मिलियन का हेल्प करने का वादा कर रखा है। ठीक है, तो $750 मिलियन जो किस तरीके से मालदीव को जाएगा, वो है अंडर सार्क करेंसी स्वैप नेटवर्क। तो सार्क कंट्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सार्क के बारे में डिस्कस किया था, सार्क नेशन का। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें मेंबर्स आते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो 8 मेंबर नेशन बॉडी है, 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, और ये डोरमेंट है, अभी अच्छे से चल नहीं रहा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता है इंडिया पाकिस्तान में। तो ये जो अरेंजमेंट है, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, इसको आप अच्छे से समझिए। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ठीक है, और ये मालदीव गवर्नमेंट है। तो जैसा मैंने कहा, इंडिया कुछ इसको ट्रांसफर कर रहा है अराउंड $750 मिलियन। ठीक है, $750 मिलियन का हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में बच्चों पहले याद रखना, इसमें 2 से ज़्यादा 2 और मोर करेंसी इन्वॉल्व होता है इस एग्रीमेंट में। ये जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 पार्टीज, वेयर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट दे आर सेटल विथ 2 और मोर करेंसी। अब इंडिया ने क्या, मालदीव गवर्नमेंट के लिए 3 विंडो ओपन कर रखा है। ठीक है, एक विंडो ओपन कर रखा है रुपी में, एक विंडो ओपन कर रखा है डॉलर में, एक विंडो ओपन कर रखा है यूरो में। ठीक है, ये 3 विंडो ओपन कर रखा है। अब ये जो $750 मिलियन है, सिर्फ डॉलर में नहीं देगा, मिक्स ऑफ 2 करेंसी में देगा, कुछ इंडियन रुपी में दे रहा होगा, कुछ यूरो में देगा, कुछ डॉलर में देगा। सेम अगर मालदीव गवर्नमेंट ये रिसीव करता है तीनों करेंसी में, अब मालदीव गवर्नमेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को इन तीनों में से कोई भी करेंसी में लौटा पाएगा। ठीक है, अगर सिंगल करेंसी, अगर एक नॉर्मल अगर लोन देता है इंडिया मालदीव्स को, सपोज रुपी में लोन दिया, तो मालदीव इज बाउंड टू गिव बैक इंडिया द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपी ओनली। तो इसमें क्या होता है, सपोज इन दोनों का, मालदीवियन रुपी और इंडियन रुपी का जो इंटरेस्ट रेट, जो फ्लक्चुएशन जो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर वो फ्लक्चुएट होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें मालदीव को या इंडिया दोनों कंट्री को लॉस हो सकता है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हो, जिसको हम पैसा दे रहा है, यहाँ पे मालदीव को पैसा दिया जा रहा है, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी करेंसी में लौटा सकता है, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट अपना अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रखता होगा। इंडिया जैसे RBI, इंडिया के पास भी फॉरेक्स रिजर्व है, इसके पास भी फॉरेक्स रिजर्व है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया गया कि तुम कौन सी भी करेंसी में सेटल कर सकते हो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, एडवांटेज है, इसके पास अगर ज़्यादा यूरो होगा या ज़्यादा डॉलर होगा, उसी में वो सेटल कर सकता है, बाउंड नहीं है कि रुपी में मुझे देना है कि डॉलर में मुझे देना है। ठीक है, और ये इसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है बच्चों जानने के लिए, पहला तो क्वेश्चन जैसे आपका पूछ सकता है, करेंसी स्वैप में 2 और मोर करेंसी में आप सेटल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है। करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है, करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, कुछ साल, 2 साल, 4 साल, इस साल जितना, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा, शॉर्ट टर्म। जैसे ही ये कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व अप टू द मार्क आ जाता है, ठीक है, इतना सफिशिएंट हो जाता है, उसके बाद ये अरेंजमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ये अरेंजमेंट स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट याद रखोगे, जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसके थोड़ा कंटेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कंटेंट, ध्यान से देखिए। जो मैंने वाई न्यूज़ जो बताया, तो इधर देखिए, हाँ, टोटल रुपी में जैसे मैं बोल रहा था, टोटल $750 मिलियन है। रुपी में देखो कितना है, रुपी में $250 बिलियन, अच्छा बिलियन डॉलर है। रुपी में हम 250 बिलियन या फिर बोल सकते हैं 25,000 करोड़ रुपी में हो रहा है,
और 2 करोड़ किस में हो रहा है, यूएस डॉलर एंड यूरो में, यूएस डॉलर एंड यूरो करेंसी में 2 बिलियन हो रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा इसमें 3 करेंसी यूज किया गया, 3 विंडो बना गया, एक इंडियन रुपी का, एक विंडो बना है डॉलर का, एक विंडो बना है यूरो का, ठीक है। 3 विंडो से पैसा जा सकता है और वो जो प्रिंसिपल है, मालदीव गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट कोई भी करेंसी में इंडिया को देके सेटल कर सकता है ये लोन, ठीक है। तो आगे बढ़ते इस पे, इसमें मैंने वही चीज़ लिखा है, थोड़ा सा स्टैटिक में जाते हैं, अगर पुराना हिस्टोरिकल कंसेप्ट अगर समझते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ये 2012 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, ऐसा नहीं कि नया चीज़ हुआ है, 2012 में ऐसा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, और ये जो सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है तो ये जो है सिर्फ सार्क मेंबर नेशन को ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये जिसमें जो भी इस एसोसिएशन में मेंबर होंगे उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। जैसे हो गया इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, इन्हीं को मिलेगा, ऐसा नहीं यूएस को नहीं मिलेगा, यूएस के लिए अलग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पेसिफाइड था, थोड़ा स्पेसिफिक अरेंजमेंट था बिटवीन सार्क कंट्रीज मेंबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेंगे आप, क्वेश्चन इसका जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ, ठीक है। फिर आते हैं, ये जो कुछ आज द हिंदू में ये आर्टिकल आया था जिसमें बहुत सारे मिनरल्स का और उसका यूजेस बताया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है साइंस एंड टेक का पार्ट से, ठीक है। कौन सा मिनरल किस में यूज होता है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप ये देख सकते हैं। जैसे बॉक्साइट मिनरल है, इसका यूजेस क्या है, एसेंशियल फॉर विंड टर्बाइन। जो क्रोमियम मेटल है वो कहाँ पे यूज होता है, कोबाल्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कोबाल्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। सेम ग्राफाइट, कॉपर, लिथियम, मैंगानीज, मॉलिब्डेनम, ये सब का यूजेस आप पढ़ेंगे, तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शॉर्ट में मैं दिया हूँ उसको। तो ये यूजेस पूछता है मेटल का, और इसमें से बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है, बहुत सारा इसमें आपका जो बोल सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है, जो कि अभी इंडिया और यूएस के बीच में एक टाइप साइन पैक्ट हुआ जहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, यूएस से क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक चाइना से इंपोर्ट कर रहा था, बट चाइना से उनका डिपेंडेंसी नहीं रखना इंडिया को, तो यूएस से अब डील कर रहा है। तो सारे क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल का उनका स्पेसिफाइड फंक्शन मैंने अच्छे से बता रखा है, इसके अलावा कोई भी मिनरल का स्पेसिफाइड फंक्शन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग देखिए। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का, जो है निक्षय पोषण, ठीक है। तो निक्षय पोषण बच्चों ये किसके लिए था, ये होता है टीबी पेशेंट के लिए, निक्षय पोषण अभियान। तो जैसा जानते हो कि टीबी इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है, ठीक है, अराउंड 4 to 5 लाख लोगों को इंडिया में हर साल टीबी का देखा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जिसके वजह से लोगों की बहुत डेथ भी होता है, ठीक है। तो टीबी का जो क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए है, टीबी जो भी जिसको डायग्नोस होता है उसको सरकार इस प्रोग्राम के तहत 500 रुपये महीना देते थे मेडिसिन के लिए, ठीक है। बट वही जो 500 रुपये वो क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, 1000 रुपया कर दिया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट द ट्रीटमेंट फ्रॉम 500 to 1000, ठीक है। 500 पहले दिया जाता था फॉर मंथली एक्सपेंडिचर टीबी पेशेंट को, अभी वही कर दिया गया है 1000 रुपये, ठीक है। तो टीबी, इससे क्या क्या क्वेश्चन आपका आ पाएगा कि टीबी किससे कॉज होता है, वेदर इट इज़ वायरल बैक्टीरियल डिजीज की वायरल डिजीज, ठीक है, कि प्रोटोजोआ डिजीज। तो ये टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस से, है ना। और ये जो पेशेंट का कौन सा ऑर्गन में इम्पैक्ट करता है, या लंग्स में इम्पैक्ट करता है, इसके पीछे ये आप स्कीम पढ़ोगे, ठीक है। प्लस एक बात इसमें पढ़ते हैं आप, निक्षय मित्र, ठीक है। तो निक्षय मित्र क्या होता है, जैसे हमारा आशा दीदी लोग होते हैं, जो आंगनबाड़ी जो हेल्थ सोशल वर्कर जो रहते हैं ना, जो प्रेग्नेंट वेमेन या बच्चों का न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, सेम निक्षय मित्र लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टीबी पेशेंट, ठीक है। टीबी पेशेंट को क्या डेली का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हो, उसको वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। टाइम पे उनको अवेयर करना, उनका न्यूट्रिशनल जो मेट्रिक है चेक करना, एडवाइस करना, तो ये सब न्यूट्रिशनल मित्र का काम है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अपार्ट भी ट्यूबरकुलोसिस में एक चीज़ आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, वो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो याद रखना बच्चों, टीबी एक ऐसा बीमारी है ना जो कि इजीली ट्रीट हो जाता है, बट ऑन अ कंडीशन क्या, आप अगर रेगुलर मेडिसिन खाते हो जब तक उसका ड्यूरेशन होता है, सपोज 6 महीने साल भर तक, आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। बट क्या होता है, आप भी जैसे कुछ भी आपको बीमारी होगा, कभी अगर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक आपको डिजीज है तो 1-2 दिन कभी मिस हो जाता है दवाई, बट टीबी में यही इंश्योर करना है आपको, मिस नहीं करना है कोई भी दवाई। तो
तो क्या होता है टीबी में एक्चुअली 3-4 दवाई आपको दिन में खाना पड़ता है, ठीक है, 3-4 टैबलेट अलग अलग कॉम्पोजिशन का आपको खाना पड़ता है। बट फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एक ब्रेक थ्रू था टीबी में। इसमें क्या होता है, जो 3-4 दवाई का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, 3-4 दवाई का जो कॉम्पोजिशन होता है उसको एक ही ड्रग में बना देते हैं। सपोज ड्रग 1 का कॉम्पोजिशन इसमें मिल गया, 2 का मिल गया, 3 का मिल गया, 4। अब ये कंप्लीट जो पहले 3-4 टैबलेट खाना पड़ता था टीबी पेशेंट को, अब एक टैबलेट ही दिन का खाएगा तो उसको वो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या फिर जो ड्रग्स का रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल जा रहा है एक ही टैबलेट में, ठीक है। तो दवाई छूटने का चांसेस भी कम हो जाएगा। अब दिन में आपको 4 टैबलेट खाना होगा, वो अच्छा है कि एक टैबलेट खाने से अच्छा है। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एक ब्रेक थ्रू था टीबी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा यहाँ पे और एक मिनिस्ट्री ने और एक इंट्रोड्यूस किया एक स्कीम, एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट फॉर ऑल पेशेंट विद बीएमआई लेस देन 18.5, ठीक है। कुछ नहीं, ये पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनको टीबी पेशेंट्स को इंश्योर किया गया है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो इसमें याद रखो आप 500 से 1000 कर दिया गया इसका लिमिट फॉर मंथली एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन आप पॉज करके सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर करिए। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स आज द इंडियन एक्सप्रेस में आ रखा है। तो इसमें क्या दिखाया गया, जैसे इंडिया में बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे एकेडमिक कितना मतलब एकेडमिक जो स्टूडेंट जो एनरोल करते हैं उनको कितना डेमोक्रेसी दिया गया है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या फिर कुछ वॉइस उठा सके। अगर कुछ वहाँ पे करिकुलम में चेंज करना है या सिलेबस चेंज करना है या टीचर्स का जो अगर पढ़ा नहीं रहे ढंग से तो उनको कैसे मतलब उनके लिए कंप्लेन कैसे रजिस्टर करना है, तो ये सब का जो फ्रीडम है ये इंडेक्स मेजर कर रहा है। तो इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि इंडिया में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे स्टूडेंट्स लोग का डेमोक्रेसी बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स लोग को वो प्लेटफॉर्म वो सपोर्ट नहीं दिया जा रहा जहाँ पे वो एकेडमिक इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर पाए हायर मैनेजमेंट पे, ठीक है। उनका वॉइस नीचे ही में रोक दिया जा रहा है, उनका वॉइस ऊपर जो हायर अथॉरिटी डिसीजन मेकर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। एंड जो रिपोर्ट ये निकाला है आपका स्कॉलर सेट रिस्क, ये याद रखोगे, ये इंडेक्स कौन निकालता है, जैसे बहुत बार पूछता है रिपोर्ट में, रिपोर्ट और इंडिसेस में पूछता है कि ये इंडिसेस किसने कौन पब्लिश करता है। तो ये जो इंडेक्स है वो पब्लिश करता है स्कॉलर सेट रिस्क, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया को टैग क्या दिया गया है कि एकेडमिक फ्रीडम इज कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्रिटिकल है कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक का जो फ्रीडम है वो कर्टेल्ड हो रहा है कहीं ना कहीं पे। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हूँ जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए यही टॉपिक लेके आया, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कल मैं आपसे मिलता हूँ और टॉपिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।